बच्चों गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रस। हेडिंग बना लीजिए रस। और इसमें सबसे पहले फ्रेमिंग कर लिया जाए, क्या क्या पढ़ना है पॉइंट आउट कर लेते हैं। यहाँ पहला पॉइंट बना दीजिए रस की परिभाषा। नेक्स्ट रस के विविध अंग या कहिए भाग जिसमें पहला विभाव, जैसे हम लिख रहे हैं ऐसे आप लिख लीजिएगा। दूसरा अनुभाव, तीसरा नंबर 3 लिखे संचारी भाव, और चौथा स्थायी भाव। उसके बाद रस के भेद या प्रकार, फिर इसके बाद हम लोग जितने भेद लिखेंगे उनका एक एक के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ना शुरू कर देंगे। जल्दी से आप लोग लाइव होइए, ठीक है। उसके बाद समझाएं आपको हम। एक भी शब्द आप नोट्स नहीं बनाएं, केवल सुनेंगे ध्यान से, ठीक है ना। आप एक भी शब्द लिखिएगा नहीं, आज केवल आप इसको केवल पढ़ेंगे। देखिए इसमें आपका पहला पॉइंट है परिभाषा। खूब ध्यान से बात को समझिएगा। ईसा की प्रथम शताब्दी के आसपास यह बात की जा रही है, 1 से लेकर 100 ईस्वी के बीच में। ईसा की प्रथम शताब्दी के आसपास एक विद्वान थे जिनका नाम था भरत मुनि, जिन्होंने नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा था। नाट्यशास्त्र, ठीक है, नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा था। और इसी नाट्यशास्त्र ग्रंथ में भरत मुनि ने ही सर्वप्रथम रस को डिफाइन किया। रस को प्रथम बार परिभाषित किया गया इसी नाट्यशास्त्र ग्रंथ में। या हम कह सकते हैं कि नाट्यशास्त्र ग्रंथ के पूर्व कहीं भी किसी भी ग्रंथ में इसका उल्लेख प्राप्त नहीं होता। तो जो भरत मुनि ने इस ग्रंथ में क्या लिखा, किस तरीके से डिफाइन किया, उसे हम लोग देखें। एक बड़ा सा शब्द हम लिख रहे हैं, ध्यान देना, विभावानुभाव। व्यभिचार पर छोटी मात्रा, विभावानुभाव, व्यभिचार, संयोगाद्रस निष्पत्ति, इतना बड़ा शब्द निष्पत्ति है। इसको एक ही शब्द का रूप दीजिएगा, विभावानुभाव, व्यभिचार, संयोगाद्रस निष्पत्ति। यही हमें शब्द प्राप्त होता है नाट्यशास्त्र ग्रंथ में। और जब इसकी हम व्याख्या करते हैं तो देखते हैं कि इसी ग्रंथ में रस का पहली बार उल्लेख किया गया। तो ये क्या कह रहा है, देखिए भरत मुनि के अनुसार, अब इसमें शब्द निकालो, विभाव। अब यहाँ व से जब यहाँ पर अ निकालेंगे, दोनों शब्द को अलग करेंगे तो ये हो जाएगा
अनुभाव, चीजों को समझिए, विभाव, अनुभाव एवं व्यभिचारी भाव, एवं व्यभिचारी को जो संचारी भाव भी कहते हैं। आप चाहे व्यभिचारी कहिए या आप जो संचारी कहिए, ब्रैकेट में लिख लीजिए संचारी भी, व्यभिचारी या संचारी भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। निष्पत्ति मतलब निकलता है, निष्पत्ति होती है। ये हम लोग जो भरत मुनि का नाट्यशास्त्र ग्रंथ जब देखते हैं तो उसमें हमें यह पंक्ति लिखी हुई मिलती है, विभाव, अनुभाव, व्यभिचार, संघात, रस, निष्पत्ति, जिसमें कुल प्रमुख शब्द हैं विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव, अर्थात जिसे संचारी भाव भी कहते हैं। तो जो भरत मुनि कह रहे हैं कि जो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अगले क्रम में भरत मुनि देखिए इस बात को जो है, इस बात में एक शब्द और जोड़ दे रहा है। नीचे आप देखिए, दूसरे शब्दों में, मतलब यही बात भरत मुनि किस तरीके से दूसरे शब्दों में व्यक्त कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में भरत मुनि के अनुसार विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, जहां पर विभाव, अनुभाव और संचारी भाव जहां पर स्थायी भावों के साथ, अब देखिए शब्द यहाँ दूसरा आ गया और भाव इसका बदल जाएगा। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव जहां पर स्थायी भावों के साथ अनुकूलता ग्रहण करते हैं। अनुकूलता जिसे कह दो, इंग्लिश में कह देंगे, ये हो जाएगा आपका एडाप्टेशन। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव जहां पर स्थायी भावों के साथ अनुकूलता ग्रहण करते हैं, वहां पर रस की निष्पत्ति होती है। वहां पर रस की निष्पत्ति होती है। मीन्स जो प्रथम बार जो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र ग्रंथ में जो हमें शब्द मिला, उसकी मीनिंग जो हम निकालते हैं, अर्थात विभाव, अनुभाव, व्यभिचार, संघात, रस, निष्पत्ति, तो यहाँ पर शब्द पाते हैं विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस निकलता है या रस की निष्पत्ति होती है। फिर वहीं पर भरत मुनि ने अपने उसी ग्रंथ में एक शब्द और जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि जहाँ पर विभाव, अनुभाव और संचारी भाव ये तीन हो गए और इसके साथ स्थायी भाव जहाँ पर आ जाता है, वहाँ पर रस की निष्पत्ति होती है। तो देखिए, ये हम लोग जो है परिभाषा में जो हम लोग कुल कितने शब्द पाए, इसमें पहला क्या हमने देखा, विभाव, ये हो गया पहला शब्द। दूसरा अनुभाव, तीसरा संचारी भाव। हम लोग जो बोलेंगे, जब जो संचारी भाव बोलेंगे, व्यभिचारी भाव नहीं बोलेंगे, थोड़ा उसका भाव दूसरा निकलता है। तो जो है इस कारण से जो नैतिकता से बद्ध हैं हम लोग, इसलिए सब बोलेंगे संचारी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और चौथा स्थायी भाव। तो कुल मिलाकर भरत मुनि की इस परिभाषा में यही जो है चार शब्द प्रमुख हैं। तो यही चार शब्द को हम अगर खूब ठीक तरीके से जान लीजिए, रस को हम जान लिए। आप क्या कह रहे हैं? अच्छा, सब लोग खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, पढ़ते रहिए और अपने ग्रुप में भी मैसेज किए रहना। कुछ नए जो बच्चे होंगे उनको भी जोड़ना, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कराना। कुछ नए लोगों तक भी यह मैसेज जाना चाहिए ताकि वह विद्यार्थी पूरी तरह से पढ़ पाए। ऑनलाइन क्लास में हम देखते हैं लोग जो आएंगे, जैसे संत समाज रस, छंद, अलंकार पढ़ाने आएंगे,
10 मिनट पढ़ाएं, केवल 10 मिनट में चुटकी बजाकर बता देंगे, पूरा समझ में आ जाए। कोर्स पूरा नहीं करेंगे, उनके व्यूअर्स, उनके यहाँ भीड़ भाड़ बहुत भयंकर तरीके से है। और एक व्यक्ति जो पूरा कोर्स पढ़ाता है वहाँ पर लड़के पढ़ने नहीं जाएंगे, बस केवल 10 मिनट का ऐड जो करेगा, चुटकी भर का ट्रिक देकर जो पढ़ाने का प्रयास करेगा, वहीं पर भीड़ भाड़ होती है। फिर आपकी मनसा, आपकी योजना और आपका अपना टारगेट, आपका जीवन है, जैसे आपको रहना और रहा जाए। तो देखिए, भरत मुनि की परिभाषा में हमें जो है कुल 4 शब्द खास रूप से प्राप्त हुए: विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। अब इसमें पहला क्या है, लिखना मत आप, हम इसको जब लिखाएं खूब ठीक तरीके से बात को समझा रहे हैं। विभाव ये हम जो डिफाइन करेंगे तो कैसे, रस को उदित एवं उद्दीप्त, 2 शब्द देखना, रस को उदित एवं उद्दीप्त। उद्दीप्त शब्द कैसे बना है, जैसे आप विज्ञान पढ़ते हैं, उद्दीपन, उद्दीपन, तो क्या होता है ये होता है स्टिमुलेशन, स्टिमुलेशन, स्टिमुलेटेड मीन्स होता है कम और ज्यादा, कम और ज्यादा। विभाव क्या होता है, रस को उदित एवं उद्दीप्त करने वाली सामग्री, उद्दीप्त करने वाली सामग्री, चाहे आप कहिए सामग्री या आप कहिए कारण या आप कहिए कारक। ओके, ये जो 3 पर्याय जो शब्द हैं, इसमें से कुछ भी प्रयोग करके आप बोल सकते हो। तो आप कह दीजिए रस को उदित एवं उद्दीप्त, अर्थात कम या ज्यादा करने वाली, रस को उदित एवं उद्दीप्त करने वाली सामग्री या कारक या कारण विभाव कहलाते हैं। जिसके 2 भेद हैं। विभाव कितने भेद हो गए, 2 भेद हो गए। पहला नंबर होता है आलंबन विभाव, आलंबन विभाव। दूसरा होता है उद्दीपन, उद्दीपन, उद्दीपन विभाव। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक जो है एक विशिष्ट कंपोनेंट्स आप पाएंगे रस में, जो कि होता है आश्रय, आश्रय। अब ध्यान देना, स्थिति में बताने जा रहे हैं। यहाँ आपने विभाव में क्या देखा, जिन कारकों अथवा कारणों से रस उदित अर्थात वह निकलता है एवं उद्दीप्त होता है, वे कहलाते हैं विभाव। तो यह देखो क्या है, जो पहला वाला इसका भेद आलंबन, इसे कैसे डिफाइन करेंगे, जिन कारकों, अब देखिए कारक में चाहे स्त्री हो या पुरुष, स्त्री या पुरुष या कोई वस्तु, मतलब कुछ भी हो, जिन कारकों से स्थायी भाव जागृत होता है। जागृत, ध्यान देना, जागृत लिख रहे हैं शब्द में, शब्द के लेखन में बेहद ध्यान दिया करिए। जागृत, जागृत, दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। हम ऐसे टीचर नहीं हैं जो कि जहां जो शब्द ध्यान में आया उसी को लिखकर फिर आगे बढ़ते चले गए। वीडियो देख लेना, जितने भी हिंदी पढ़ाने वाले होंगे, शुद्ध शब्द लिखना बहुत कम लोगों की हॉबी है, या शुद्ध लिखने की आदत या शुद्ध लिखाने की आदत बहुत कम लोगों की होती है। ग्रामर में चाहे आप पढ़िए इंग्लिश चाहे हिंदी पढ़िए, अगर आपकी शब्द रचना नहीं सही है, मात्रात्मक दोष है, तो फिर आपकी सब पढ़ाई लिखाई कोई मायने नहीं रहता। तो देखो, जिन कारकों या कारणों से स्थायी भाव जागृत होता है वे कहलाते हैं आलंबन विभाव। और यह स्थायी भाव जिसके भीतर जागृत होता है वह क्या कहलाता है, आश्रय। ठीक है, बस समझ ध्यान से।
जिन कारकों अथवा कारणों से स्थायी भाव जागृत होता है वह कहलाता है आलंबन विभाव, और यह स्थायी भाव जिसके भीतर जागृत होता है वह कहलाता है आश्रय। अब देखिए भैया, स्थायी भाव जो जागृत हुआ वह या तो कम होगा या तो ज़्यादा, ठीक है। अब ये दूसरा डिफाइन हो जाएगा, जिन कारकों अथवा कारणों से स्थायी भाव कम या ज़्यादा, या आप कह लीजिए तीव्रता, या आप कहिए उद्दीपित, कुछ भी शब्द बोलिए, जिन कारकों अथवा कारणों से वह स्थायी भाव जो कि जागृत हुआ है वह कम या ज़्यादा होगा, या तो अधिक होगा या तो कम होगा, वे कहलाते हैं उद्दीपन विभाव। तो यहाँ पर आपको तीन चीज़ें प्राप्त हुई, क्या क्या देखिए। बात को ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ये मैंने बता दिया कि ये है आलंबन, ओके। आलंबन, इसे आपने क्या बताया, आश्रय, ओके। यह आलंबन क्या है, अर्थात जिन कारकों अथवा कारणों से स्थायी भाव जागृत होता है वह आलंबन विभाव कहलाता है, और वह स्थायी भाव जिसके भीतर जागृत होता है वह कहलाता है आश्रय। अब उसमें कुछ कारण और होंगे जिसके थ्रू वह जो आश्रय के भीतर स्थायी भाव जागृत हुआ है वो या तो कम होगा या तो ज़्यादा होगा। तो वे जो कारक होंगे जो कि जिससे कि स्थायी भाव जो कि जागृत हुआ है वह कम या ज़्यादा होगा, वह कहलाता है उद्दीपन विभाव। यहाँ हम एक शब्द लिख दे रहे हैं आपको समझने के लिए, स्थायी भावों को कम या ज़्यादा करने कारक या कारण, ये होते हैं उद्दीपन विभाव। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे यह मेल है, यह है फीमेल, या आप कह लो यह नायक है, यह है नायिका, ठीक। दूसरे फिगर में देखिए, जैसे यह मेल है, यह फीमेल, या हम कहते हैं यह नायक है, यह नायिका। नायक को देख करके नायिका के भीतर यदि स्थायी भाव जागृत हुआ, तो यहाँ पर नायक क्या कहलाएगा, आलंबन विभाव। नायक कहलाएगा आलंबन विभाव, और जिसके भीतर जागृत हुआ अर्थात जो नायिका है, जो फीमेल है, वो क्या कहलाएगी, आश्रय, ओके। अच्छा, अगर मान लीजिए यही क्रम उल्टा हो जाए, नायिका को देख करके नायक के भीतर स्थायी भाव जागृत हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो नायिका हो जाएगा आलंबन विभाव और नायक हो जाएगा आश्रय। मतलब जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होता है वह कहलाता है आलंबन विभाव, और जिसके अंदर या जिसके भीतर जागृत होता है वह कहलाता है आश्रय। फिर वह जो स्थायी भाव जागृत हुआ या तो कम होगा या तो ज़्यादा, तो कम या ज़्यादा करने वाले कारक कहलाते हैं उद्दीपन विभाव। बात समझ गए, ऐसे बना है सब। अब आपको नेक्स्ट पेज पर थोड़ा और ज़्यादा
इस बात को और खोलकर समझा रहे हैं। देखिए, जैसे हम जो है आपको अपनी बात क्लियर कट करने के लिए हम लेते हैं जो है श्रृंगार रस का एक उदाहरण, तब आप भली बात समझ पाएंगे। इसमें भी हम लोग उदाहरण उठाएं संयोग श्रृंगार का, तब ये चीज आपके जेहन में ज्यादा स्पष्ट होगी। संयोग श्रृंगार, यह जो प्रकरण है रामचरितमानस का, जहां पर तुलसीदास जी कहते हैं कि देखिए, उनके पहले चित्र बना दें ताकि यहीं पर हर चीज कायदे से स्पष्ट हो जाए। यह जो पूरा बीच का जो खाली स्थान है, चारों तरफ जो देख रहे हो, यह है जनक वाटिका, मतलब जनक की वाटिका। ठीक है, जनक की वाटिका। ये है राम और ये है जानकी या सीता, जानकी या सीता। तो देख तुलसीदास जी, और यहाँ पर जो जानकी या सीता हैं, इनके साथ में सखिया सहेलियां हैं, इनके ही साथ में सखिया सहेलियां भी हैं ना, सखियां सहेलियां। और इधर राम के साथ लक्ष्मण है, लक्ष्मण उनके साथ हरदम रहते थे। तो यहाँ पर जो है प्रकरण यह होता है कि जनक, उस जनक वाटिका में राम को देख करके, ध्यान दीजिएगा, राम को देख करके सीता के भीतर, राम को देख करके सीता के भीतर रति नामक स्थायी भाव जागृत हुआ, रति नामक स्थायी भाव जागृत हुआ। बात को ध्यान समझना, राम को देख करके जानकी के भीतर रति नामक स्थायी भाव जागृत हुआ। तो यहां पर राम क्या हो गए? राम हो गए आलंबन विभाव। राम क्या हो गए? आलंबन विभाव। ये वाला कलर देखिए, ठीक है, रेड कलर सही आ रहा है, आलंबन विभाव। तो जानकी क्या हो गई? जानकी हो गई आश्रय। आश्रय, यही आपको समझाया हमने, मैंने आप क्या बताया? देखिए बैक आइए। जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होता है वह होता है आलंबन विभाव। जिसके भीतर जागृत होता है वो होता है आश्रय। फिर जिसके भीतर जागृत हुआ वहां कुछ अन्य कारण अथवा कारक होंगे जिनकी एवज में, जिनके कारण वह जो स्थायी भाव जागृत हुआ है या तो कम होगा या तो ज्यादा होगा, वे क्या कहलाएंगे? उद्दीपन विभाव। इसी बात को ध्यान में रखिए। यहां हमने क्या बनाया? राम को देख करके जानकी जी के भीतर रति नामक स्थायी भाव जागृत हुआ, तो यहां पर राम क्या हो जाएंगे? आलंबन विभाव। जानकी क्या हो जाएंगी? आश्रय। आश्रय। अब देखिए, यह भी मामला जो है किसी एक को देख करके किसी दूसरे के भीतर स्थायी भाव जागृत हुआ, लेकिन वो क्या कहाँ है? मन में है, अभी बाहर नहीं निकला है। तो जो है अब वहां पर कुछ कारक, कुछ कारण और होंगे जिनकी वजह से यह जो सीता के भीतर जो रति अथवा प्रेम नामक स्थायी भाव जागृत हुआ है, यह या तो कम होगा या तो ज्यादा होगा। कैसे? जब जो है वाटिका में जब पहली बार राम जानकी राम परस्पर एक दूसरे को देखे होंगे, परस्पर एक दूसरे को देखे होंगे, तो राम को देखकर जानकी जी के भीतर जो प्रेम या आप कह लो रति नामक स्थायी भाव जागृत हुआ होगा। तो वहां पर जो राम के साथ लक्ष्मण थे, जाहिर सी बात है कि जानकी जी के साथ सखिया सहेलियां भी रही होंगी। वाटिका का मनोहारी दृश्य रहा होगा, मतलब पूरा परिवेश रहा होगा, मतलब क्लाइमेट कुछ ऐसा रहा होगा, मतलब लक्ष्मण, सखियां सहेलियां, वाटिका का जो है पूरा परिवेश
मतलब खुशबू नुमा वातावरण, इन सब की वजह से यह जो रति नामक स्थायी भाव जागृत हुआ है, यह तीव्रता को प्राप्त हुआ होगा, अर्थात और ज़्यादा मात्रा में जागृत हुआ होगा। तो ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब हो जाएंगे उद्दीपन विभाव। मुझे लग रहा है कि यहाँ तक बात आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। रस में यही सब खास बात होती है। रस में यही सब जो टर्मिनोलॉजी जब आप समझ जाओगे बढ़िया तरीके से, तब आपको कुछ भी समस्या नहीं होगी। सर समास के बारे में ठीक से देखें, 4-6 क्लियर नहीं हुआ। अनूप कुमार, कैसे पढ़ते हो, क्या दिमाग रखते हो बच्चा, क्या आपकी बुद्धि है, क्या समझते हो? हमें तो बड़ा अफसोस हो रहा है। अनूप कुमार, आप कह रहे हैं समास के बारे में ठीक से देखिए, 4 या 6 भेद क्लियर नहीं हुआ। जरा इनको बता दे भैया, एक मिनट रुक जाओ। मैं अभी कल आपसे जो प्रश्न लिखाया था, क्या प्रश्न लिखाया था? जब आपसे पूछे प्रधान खंड एवं गौण खंड के आधार पर, प्रधान खंड एवं गौण खंड के आधार पर समास के कितने भेद हैं? प्रधान खंड एवं गौण खंड के आधार पर समास के कुल कितने भेद हैं? कुल कितने भेद हैं? जब इस तरह से आपसे क्वेश्चन करेगा तो इसका आप आंसर देंगे 4। ठीक, यही बताए थे ना। अब 4 में कौन कौन? अव्ययी भाव। पता नहीं वीडियो ठीक से देखते नहीं हो कि जो कंफ्यूज हो कि कुछ समझ में आता ही नहीं है, बार बार किसी एक बात को पूछते रहते हो जबकि आपके पास वीडियो है। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि ये आपसे प्रश्न जब करेगा कि जो है मतलब प्रधान खंड और गौण खंड के आधार पर समास के कितने भेद हैं, तो आप आंसर 4 बताएंगे। यही मैंने कल आपसे बताया था ना। उसके बाद अगर आपसे कह रहा है कि समास के कुल कितने भेद हैं, समास के कुल कितने, मतलब पूरा पूछ रहा है जितना आप पढ़ते हो, समास के कुल कितने भेद या प्रकार हैं, अगर ऐसे पूछ रहा है तो आप इसका आंसर क्या देंगे? यहाँ पर मैंने बताया आप इसका आंसर 6 देंगे। 6 कौन कौन? अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा नंबर 3 कर्मधारय, जो चौथा द्विगु, 5वां द्वंद्व और 6ठा बहुव्रीहि। मैंने भी कल ही आपको जब इसका प्रश्नोत्तर जब हल करा रहे थे, ये चला गया सुजन, तो मैं आपसे जो प्रश्नोत्तर जब कल हल करा रहा था तो मैं आपसे कल ही बताया था इसको। ठीक है, जब आपसे कहेगा प्रधान खंड एवं गौण खंड के आधार पर समास के कुल कितने भेद हैं, तभी आप केवल 4 बताओगे। और जब आपसे प्रश्न पूछेगा कि समास के कुल कितने भेद होते, तो पूछना चाह रहा है कुल कितने समास हैं, कितने समास आप पढ़ते हो, तो वहाँ पर 6 हो जाता है। ये जो हमने लिख दिया, यही बात मैंने आपसे उस दिन कहा था। अभी कल इसको क्वेश्चन भी हल कराए, लेकिन आप पता नहीं कैसे ध्यान देते हैं। तो देखिए भैया, बात हम लोग कर रहे थे जहाँ पर पढ़ रस रहे हो और सोच रहे हो समास। ठीक, पढ़ते हो विज्ञान तो दिमाग में रहता है कुछ आर्ट साइड का विषय, पढ़ते हो मैथ और दिमाग में रहती है इंग्लिश। मतलब जो चीज़ पढ़ते हो वही दिमाग में रखोगे, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, कंठस्थ हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा बच्चा। तो एक बार में एक चीज़ सोचा करो। आपका ब्रेन, मेरा ब्रेन, किसी का ब्रेन ऐसा नहीं है जो कि एक ही साथ जो समग्र बातों को सोच ले, अर्थात एक जगह पर अपना ध्यान केंद्रित आप करेंगे तो वहाँ पर बेहतर तरीके से न्याय होगा। ठीक है ना, समझे बात आप? शिवम यादव करें सर, फिर बता दीजिए
दोबारा प्लीज। क्या जी सर, फिर बता दीजिए दोबारा प्लीज। गजब हो बच्चा। इसलिए मैं कहता हूं जो ऑफलाइन मुलाकात करो। ऑफलाइन में आप मुलाकात किए होते तो अभी आपको हम पूरी तरह बता देते कि आप कैसे पढ़ते हैं और कैसे पढ़ना चाहिए। आपकी पूरी फीस वापस का क्लास बाहर निकाल देते। अभी आप मेरे ऑफलाइन में होते अगर इसी दौरान, और आपको इतनी छोटी सी बात अगर समझ में नहीं आती, मैं आपको आपकी पूरी फीस वापस कर बाहर निकाल देता, अभी तुरंत ही निकालता और कभी जीवन पर्यंत नहीं पढ़ाता। इतनी छोटी सी बात अगर आपको समझ में नहीं आ रही बच्चा, अभी जो मैं लिखा अगर आपसे फिर से देखो बच्चा, क्या दिमाग रख रहे हैं। अगर आपसे कहा जाए कि प्रधान खंड एवं गौण खंड के आधार पर समास के कुल कितने भेद हैं, तो आंसर 4 देंगे। दरअसल यहाँ पर दिक्कत आपकी नहीं है। दिक्कत यहाँ पर है कि जो है यूट्यूब से आप पढ़ने लगे, तमाम वीडियो लोग बनाए करे, जिसको जहाँ जैसे मन आया पत्रिका पढ़ करके सब हिंदी पढ़ाना शुरू कर दिया। तो कोई जो 4 भेद बता रहा है, कोई 6 भेद बता रहा है, कोई 20 भेद बता रहे हैं, जैसी मर्जी जहाँ पर जैसे लोग अपना पढ़ा लिखा रहे हैं। मूल कॉन्सेप्ट जो है, मतलब मानता पर जो टेक्स्ट बुक जो बताती है वही सही होता है। कोई पत्रिका, कोई गाइड, कोई टीचर कोई बताता है, वो मानदंड नहीं है बच्चा, ठीक है। तो अगर आपसे कहे, अब फाइनल सुनना, अगर आपसे कह रहा है कि प्रधान खंड एवं गौण खंड के आधार पर समास कुल कितने भेद हैं, 4 बताएंगे जो आप देखे हो। इसका जो पूर्व पद प्रधान होता है, इसका बाद वाला प्रधान होता है, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें दोनों प्रधान न होकर किसी अन्य की प्रधानता का बोध कराते हैं। ये तो हो गया गौण खंड और प्रधान खंड के आधार पर समास के भेद हो गए। अब उसके बाद अगर आपसे प्रश्न करता है समास के कुल कितने भेद हैं, ऐसे पूछे कुल कितने भेद हैं, तब आप बताएंगे 6 बताएंगे। चूंकि कितना समास पढ़ते हो, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि। जबकि अगर ठीक से देखा जाए क्या है, ये वाला तत्पुरुष समास के 3 भेद हैं। पहला क्या है, वह जो कारकों के आधार पर तत्पुरुष समास, कर्मधारय तत्पुरुष समास, ये भी तत्पुरुष समास का भेद है। द्विगु कर्मधारय तत्पुरुष समास, यह भी इसी का भेद है। अगर इस तरह देखा जाएगा तो ये जो है तत्पुरुष, ये तीनों मिलकर के एक ही हैं। ये तीनों मिलाकर एक ही हो जाते हैं। तो तीनों मिलाकर जब एक हो जाएंगे, मतलब गौण खंड प्रधान खंड के आधार पर, तो 1, 2, 3 और 4 भेद हो गया। मतलब फाइनली हम क्या कहना चाह रहे हैं, अगर आपसे प्रश्न कर रहा है कि गौण खंड एवं प्रधान खंड के आधार पर समास के कुल कितने भेद हैं, 4 बताइएगा। अगर आपसे कह रहा है समास के कुल कितने भेद हैं, ऐसे प्रश्न पूछता है, तो आप 6 बताएंगे। इतना ही याद करिए, बहुत डिबेट इसमें नहीं। ओके सर, आप रसी पढ़ा तो है बच्चा, लेकिन जब पढ़ाने, अब देखो कोई विद्यार्थी, देखो बच्चा, जो भी विद्यार्थी कुछ भी वहाँ कमेंट पूछ रहा है, अगर मेरी निगाह वहाँ पर पहुँच गई तो उसको हम जरूर बताते हैं। अब मान लो हम यहाँ लिखा पढ़ा रहे हैं और आपका कोई क्वेश्चन आपने वहाँ पर टाइप किया जिसको हमने देख नहीं पाया, तो उसी पर हम जिक्र नहीं करते। लेकिन हम कोई बात अगर आपकी देख लिए, वहाँ पर पढ़ लिए, तो उसके बारे में यहाँ पर बताना मेरा दायित्व बनता है। तो देखिए, हम लोग बात जहाँ कर रहे थे, तब तक हमारी आपकी बात क्या हुई, हम लोग चर्चा किए विभाव की। ये जो पहला हम लोग पढ़ रहे विभाव, उसके बाद दूसरा क्या है, अनुभाव। अनुभाव, खूब ध्यान से बात को समझना। अभी आपने क्या देखा, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव वह होता है जिसके कारण से स्थायी भाव जागृत होता है, जिसके भीतर जागृत होता है, वह होता है आश्रय। और आश्रय के भीतर कम जागृत होगा कि ज्यादा जागृत होगा, वह जिस कारक पर डिपेंड करेगा वह कहलाएगा उद्दीपन। तो 3 शब्द आपने पढ़ा। देखिए, एक आपने देखा आलंबन, दूसरा आपने देखा आश्रय, तीसरा आपने देखा उद्दीपन। उद्दीपन, ये हम लोग जो विभाव
को देखिए विभाव, विभाव के दो भेद, एक आलंबन दूसरा उद्दीपन। ये तो कौन है? आश्रय। क्योंकि आश्रय नहीं होगा तो आलंबन उद्दीपन कोई मायने नहीं रहेगा। अब देखिए भैया यहाँ पर क्या हुआ, आलंबन के कारण आश्रय के भीतर स्थायी भाव जागृत हुआ, लेकिन सब कुछ चीजें अभी मन के भीतर ही हैं, अभी वह बाहर व्यक्त नहीं हो पाए हैं। तो जो मन के भीतर का जो भाव है, मतलब जो कुछ स्थायी भाव जो आश्रय है, इसके भीतर जो जागृत हुआ वह कहाँ है? अभी इस आश्रय के भीतर है। फिर वह बाहर व्यक्त होगा ना, जिन कारकों से वह बाहर व्यक्त होगा वही कहलाएंगे अनुभाव। तो कैसे इसको आप शब्दों में लिखेंगे? आप अब लिखना मत, सुनिए। देखिए जिन कारकों, उसे आप डिफाइन करें जैसे वहां पर आपने लिखा, वहां आपने सुना, जिन कारकों या कारणों से स्थायी भाव बाह्य रूप से, जिन कारकों या कारणों से स्थायी भाव बाह्य रूप से व्यक्त या आप कहें या कहिए प्रदर्शित अर्थात जो है एक्सप्रेस्ड, ठीक है। जिन कारकों अथवा कारणों से स्थायी भाव बाह्य रूप से व्यक्त होता है वे कहलाते हैं अनुभाव, ठीक है, अनुभाव। क्यों ऐसा हुआ? चूंकि आलंबन के कारण आश्रय के भीतर जो स्थायी भाव जागृत हुआ और वह उद्दीपन के कारण या तो कम हुआ या तो ज्यादा हुआ, लेकिन यह सब कुछ मामला कहाँ है? यह जो मन के भीतर ही है, अर्थात भी बाह्य रूप से व्यक्त नहीं हो पाया है। तो वही जिन कारकों अथवा कारणों से वह बाहर की ओर व्यक्त होगा वे कारक या कारण कहलाते हैं अनुभाव। अब इसको दूसरे ढंग से अगर कहा जाए तो कैसे कहोगे? आप इसको कहेंगे इस रूप में, देखिए मनोगत भावों को, शब्दों को ध्यान सुनना, मनोगत भाव मीन्स क्या है? मन के भीतर का भाव। लिख दे रहे हैं मन के भीतर का भाव। देखिए मनोगत भावों को बाह्य रूप से, मनोगत भावों को बाह्य रूप से व्यक्त करने वाली, मनोगत भावों को बाह्य रूप से व्यक्त करने वाली शारीरिक, अब देखिए यहां शब्द जुड़ जा रहा है, शारीरिक एवं मानसिक चेष्टाएं में जो प्रयास, एफर्ट या कहिए प्रयास, ठीक। मनोगत भाव जो मन के भीतर के भाव हैं, मनोगत भावों को बाह्य रूप से व्यक्त करने वाली शारीरिक एवं मानसिक चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं, अनुभाव कहलाती हैं। तभी हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका केवल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं रस का, किसी रस के भेद में नहीं आए हैं। मतलब कंपोनेंट जो इसके हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव, ये सब क्या हैं, जब तक हम इनकी समझ स्पष्ट नहीं कर पाए तब तक हमें रस समझ में नहीं आएगा। इतनी बड़ी भारी भरकम बात जो लिख रहे हो यहाँ पर, जो सुन रहे हो, इसका क्या आशय है? देखिए बिल्कुल नॉर्मल शब्दों में, जैसे जो है प्रेमी प्रेमिका, अब आपको हम बिल्कुल क्लियर करके बात समझा देंगे, तभी स्पष्ट रूप से आपके जेहन बैठेगा। प्रेमी प्रेमिका, ठीक है।
ये दोनों पार्कों में मिलने गए हैं, कहीं कोई पार्क है वहीं पर जो तय हुआ है दोनों का, चलो वहीं पर चलते हैं। उन्होंने टाइम दिया, किसी ने टाइम दिया, दोनों गए वहां पर मिलने। तो जो है प्रेमी को देख करके प्रेमिका के भीतर, प्रेमी को देख करके प्रेमिका के भीतर रति नामक स्थायी भाव जागृत हुआ। मान लो अगर जागृत हुआ, रति नामक स्थायी भाव जागृत हुआ, तो यहाँ पर प्रेमी क्या हो गया? प्रेमी हो गया आलंबन विभाव, आलंबन विभाव। ठीक, ये जो प्रेमिका क्या हो गई? आश्रय, आश्रय। तो प्रेमिका के भीतर रत नामक स्थायी भाव जो जागृत हुआ, ये अगर और ज्यादा तीव्र हुआ, कैसे तीव्र होगा? यहाँ मतलब पार्क में जो है प्राकृतिक सहचर्य जो है, प्राकृतिक सहचर्य अर्थात वहाँ का वातावरण जो है, वातावरण क्लाइमेट जो है वहाँ पर, मतलब जो है फूल पत्ती इत्यादि इत्यादि सब चीज़ जो है, उन कारणों से रत नामक स्थायी भाव वह तीव्र हुआ। तो ये वाले सब क्या कहलाएंगे? ये हो जाएंगे उद्दीपन, उद्दीपन विभाव। ओके, लेकिन अभी एक को देख करके दूसरे के भीतर स्थायी भाव जागृत हुआ। अभी क्या है? मन में ही है, अभी बाहर व्यक्त नहीं हुआ है। वही जब यह जो प्रेमिका है ये अगर कह दी आई लव यू बोल दी बच्चा, तो यही जो उसके मुख से व्यक्त हो गया ना, यही हो गया अनुभव। समझ गए होंगे अब बात को पूरी तरह समझ गए होंगे आप। तो देखिए हमने क्या लिखा यहां पर, फिर इस बात देखिए, जिन कारकों अथवा कारणों से स्थायी भाव बाह्य रूप से व्यक्त होता है वे कहलाते अनुभव। मतलब एक को देखकर दूसरे के भीतर जागृत हुआ, लेकिन वह सब कुछ भीतर ही बना हुआ है, अर्थात उसके मन में बना हुआ है। फिर हमने क्या लिखा यहाँ पर, ये देखो, मनोगत भावों को, मतलब मन के भीतर का जो भाव है, मनोगत भावों को बाह्य रूप से व्यक्त करने वाली शारीरिक या मानसिक चेष्टाएं, में शारीरिक कोई हरकत या तो मन से ही कोई इशारेबाजी अथवा कुछ बोल करके, जिस किसी भी रूप से वह स्थायी भाव जो मन के भीतर है वह बाहर जब सो होगा तो वह कहलाएगा अनुभव। ओके, अब देखिए अनुभव के 4 भेद हैं। अनुभव के भेद या प्रकार, जब इसको आप पढ़ते हो तो आप कहते हैं कुल इसके 4 भेद हैं। 4 भेद, पहला नंबर 1 होता है कायिक, दूसरा वाचिक, कायिक वाचिक, मानसिक, और नंबर 4 होता है, ये होता आहार्य, आहार्य। मैं अपने वीडियो के माध्यम से कुछ टीचर्स को मैं कहना चाह रहा हूं कि जो है शुद्ध लिखा करें, शुद्ध बोला करें। आपके शहर के बहुत खास मानिंद जो टीचर है यूट्यूब पर आए हैं, बड़े फेमस थे ऑफलाइन में, वे जो लास्ट वाले शब्द कहते हैं आहार्या कहते हैं, आहार्या। आहार्या महोदय मैं आपको बता दे रहा हूं, आहार्या कोई शब्द है ही नहीं, कोई शब्द है ही नहीं, शब्द ही नहीं है। मैं लिख दिया, शब्द ही नहीं है। ओके, जरा वीडियो देखकर मिला लेना, फोन कर पूछ लेना कि जो आहार्या क्या होता है। आहार्य है, आहार्या नहीं है। ओके, तो जो अनुभव के 4 भेद होते हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक और आहार्य। ये क्या है अनुभव? मैंने बताया मनोगत भाव, जो मन के भीतर का भाव है। देखो लिख रहे हैं, अब यहां पर और अच्छे समझोगे आप। मनोगत भावों को बाह्य रूप से व्यक्त करने वाले कारक क्या होते हैं? अनुभव। ओके, तो जो मन के भीतर जो भाव है, मन के भीतर के भाव को बाहर जिस रूप स्वरूप, जिस कारक कारण के थ्रू व्यक्त किया जाएगा वह कहलाएगा अनुभव।
जिसके 4 भेद हैं। कैसे? पहला है कायिक, काया में शरीर, शरीर में जो शारीरिक कोई प्रयास या आप कह लो हरकत, इस तरह की चीज़ है। तो मतलब पहला तरीका होता है शरीर के थ्रू, मतलब अपनी काया, अपने शरीर किसी अंग के थ्रू जो है किसी भी प्रकार की हरकत के थ्रू जो आपके भीतर जो स्थायी भाव जागृत उसे आपने व्यक्त किया, उसे व्यक्त किया। वाचिक मतलब वचन, मतलब वाणी के द्वारा, मतलब बोल कर, जैसे मैंने बताया आई लव यू बोल दिया उसने, तो वहाँ से व्यक्त किया। मानसिक, बहुत से लोग हैं मन में ही बहुत कुछ कह जाते हैं, तो मन में कुछ न कुछ अपना इशारेबाजी के रूप में। इन तीनों से भिन्न अन्य कोई प्रयास, ये हम जो भले ही आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम जो है इसका पूरा नेतार्थ अपने मुख से बोल नहीं सकते, क्योंकि जो नैतिकता के विरुद्ध शब्द है, बात आप समझ जाना। मतलब शारीरिक कोई प्रयास, टच करके इस तरह कोई चीज, अर्थात जो है उसको व्यक्त करना। वाचिक मतलब बोल करके, मानसिक मतलब मन से। इन तीनों से भिन्न जो आपके जेहन में कोई बात आती हो, जिस रूप से उस स्थायी भाव जो मन के भीतर है वह बाहर को कोई व्यक्ति व्यक्त कर सकता होगा, ये सब शामिल होते हैं जो है आहार्य में। आहार्य नहीं, आहार में, बात समझ गए होंगे, ये वाला शब्द है गलत। ओके, समझ रहे हैं सर? कल क्लास चलेगी। अनिल सिंह, बच्चा जो है कल अगर क्यों सोच रहना है? नहीं बच्चों, देखो हमारे टेक्नीशियन जाएंगे घर। मैंने आपसे कहा था जब ये रविवार को इलाहाबाद में रहेंगे तो आपकी क्लास चलती रहेगी। अब मैं तो इतना माहिर तो हूँ नहीं कि यहाँ पर पूरा सेटअप चला कर पढ़ा पाऊँ आपको, तो कल आपकी क्लास बंद रही। वेरी नाइस सर जी, यू आर ग्रेट। अरे हम ग्रेट नहीं, आप पढ़ रहे हो, आप ग्रेट हो बच्चा, बात को समझो। देखो यहाँ क्लास के थ्रू मतलब गुरु और शिष्य परंपरा के बीच में नैतिकता के मानदंड को बनाए रखते हुए, चाहे हम ऑफलाइन पढ़ाएं चाहे ऑनलाइन पढ़ाएं, बच्चों मेरी आदत है मैं एक लिमिट के बाद जो शब्दों का उच्चारण नहीं करता हूं जो कि मेरे आपके संबंध अथवा मानव समाज में नैतिकता के विरुद्ध हों। ओके, बात आप पूरी समझ गए होंगे। मतलब जिन कारकों अथवा कारणों से, या कहिए या कि जिसके थ्रू मन के भीतर का जो भाव है, जो मन में जो स्थायी भाव जागृत हुआ है, जो कम या ज़्यादा हुआ है, वह जिस किसी भी रूप स्वरूप से बाहर व्यक्त होगा वही कहलाता है अनुभाव। तो किस रूप से होगा? कायिक मतलब जो है, काय में शरीर, अर्थात जो आपका अपना कुछ शारीरिक प्रयास जो भी कुछ होगा इसके थ्रू व्यक्त होगा। वाचिक वचन, वाणी अर्थात कुछ बोल करके। मानसिक अर्थात मन से, इशारेबाजी, कुछ इस तरह की चीज़ें। इन तीनों से भिन्न जो चौथा है कोई प्रयास, आप अगर सोच सकते होंगे वहाँ से तो हम लोग चर्चा किए। देखिए हम लोगों ने पढ़ा विभाव, ओके, दूसरा भी हमने पढ़ा अनुभाव। हमने आप कुछ लिखाया नहीं है, ये 2 आज की क्लास में हो गए। अभी तीसरा क्या है? संचारी भाव और चौथा स्थायी भाव। यह दोनों शेष बचे हुए हैं, ये हम लोग मंडे को पढ़ेंगे और कल आपकी क्लास नहीं चलेगी। आज बच्चा मैं भी अपने जो ऑफलाइन क्लास में मैं जा रहा हूँ, वहाँ हम जो है 12 से लेकर के 3 PM तक वहाँ पर हम बैठकर एडमिशन करेंगे। इसी कारण से मैंने ऑफलाइन क्लास सस्पेंड भी किया है। जो मुझसे फ़ोन कर बात किए, मैंने सबको 12 से 3 के बीच में बुलाया है, जिसमें कि जो सुबह की बैच है 8:30 से उसका एडमिशन चल रहा है, और जो शाम को जो 1:30 से 3 वाली बैच है, दोनों का एडमिशन हम कर रहे हैं। और अगर मान लीजिए आज की डेट में एडमिशन फुल हो गया तो आज के बाद एडमिशन क्लोज, अगर नहीं फुल हो रहा है तो ये दोनों क्लासेज ये हमारी जो है मंडे से स्टार्ट होंगी, मतलब परसों से स्टार्ट होंगी मंडे, अर्थात जो है 30 तारीख से 30 नवंबर से। इस 30 नवंबर के दिन जो आ गया उसका हो गया एडमिशन। बाकी जो 1 तारीख से इस दोनों बैचेस में एडमिशन क्लोज हो जाएंगे, चाहे लड़का 5 रहे, चाहे 10 रहे, चाहे 100 रहे, चाहे जितने रहें। बस हम बहुत दिन तक बैच बनाने का प्रयास नहीं करते, 1 दिन 2 दिन 3 दिन जो मिल गए पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो आप में से जो विद्यार्थी जिज्ञास
हों, जो पढ़ना चाह रहे हो आकर संपर्क कर लें। वैकेंसी बस आने ही वाली है, आपकी मर्जी, आपको कैसे पढ़ना है, क्या करना है। हम लोग ये जो ऑनलाइन की क्लास में मंडे को मिलते हैं, बस अब